हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है ना। लेक्चर नंबर 1 to 7 तक हमने देखा है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, इट मींस उनका इंट्रोडक्शन, फिर उनका हमने देखा क्लासिफिकेशन, फिर हमने देखा जान पहचान टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस यानी कि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो कि आगे के रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। उसके बाद हमने देखे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि हेलो एल्केन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं आपके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी हमने दो मैकेनिज्म देखा था, SN1 एंड SN2, और एलिमिनेशन में भी हमने दो मैकेनिज्म देखा था, E1 और E2। और हमने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ये समझ लिया था कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब E1 होगा, कब E2 होगा। तो ये चीजें हमने अच्छे से देख ली थी और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी उस पे हमने कर लिए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आई होप बिल्कुल आप मस्त एंड जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे होंगे और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। हाथ में लीजिए पेपर और पेन और चेहरे पे लीजिए एक बड़ी सी स्माइल उसके साथ। चलिए, तो आज हम बिल्कुल नया टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमारा SN1 SN2 E1 E2 खत्म हो गया था। तो आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, कि कैसे इसको बनाएं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, किस तरीके से हम इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। यानी कि हेलो एल्केन जो है बेसिकली हम बना कैसे रहे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो बेसिकली अब हम देखने वाले मेथड्स की कैसे हम बनाएंगे। तो बहुत सारे रिएजेंट लिए जा सकते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन के लिए। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की बहुत सारी रिएक्शंस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑलरेडी आप पिछले चैप्टर्स में अपने कर चुके होंगे। हाइड्रोकार्बन में आपने कर लिया होगा या कहीं ना कहीं तो उसको देखा जरूर होगा। हम एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। जो पहला है हमारा, पहला है फ्रॉम एल्कोहल्स, यानी कि दारू से कैसे करें, है ना। कैसे करें, एल्कोहल से कैसे करें, यानी कि दारू से कैसे करें। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है। तो भाई अगर हमको एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एल्कोहल, है ना। सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एल्कोहल चाहिए होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक एल्कोहल, सिंपल से एल्कोहल लिखा हमने, जनरल एल्कोहल ROH। ठीक है, अब इससे जो है हमारा हेलो एल्केन कैसे बनेगा। ठीक है, तो एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से कुछ मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। पहला है, अगर आप इसका HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 रिएक्शन कराएं। डोंट वरी, हम एक एक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने एल्कोहल का, है ना, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो आपका क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा आपका, हेलो एल्केन। उसके अलावा आप चाहें तो इसका रिएक्शन PCl5 से भी करवा सकते हैं। अगर आप PCl5 से करवाएंगे तब भी आपका हेलो एल्केन बनेगा। उसके अलावा जो है अगर आप PCl3 से भी करवाएंगे तब भी आपका क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। उसके अलावा अगर आप रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ I2, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ I2 आपको बताया था ना, ये बाप रिएजेंट होता है, यानी कि बहुत सारे कन्वर्जन्स में आपको काम आएगा, है ना। रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2 तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका हेलो एल्केन बनाने में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में इसको हमने देखा था, लेकिन हम आज हम फिर से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका SOCl2, जिसको आप थायोनिल क्लोराइड भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप, थायोनिल क्लोराइड। चलिए, अब हमको एल्कोहल से ये सारी चीजें बनानी है। ठीक है, इतने रिएजेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। यानी कि हमने एल्कोहल से रिएक्शन करवाया किसका, कंसंट्रेटेड HCl का, तब भी आपका क्या बनेगा, हेलो एल्केन। अगर हमने एल्कोहल का PCl5 से करवाया तब भी आपका क्या बनेगा, हेलो एल्केन। अगर हमने एल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से कराया तब भी बनेगा आपका हेलो एल्केन। तो सपोज, है ना, सपोज अगर हमको CH3CH2Cl बनाना है, हमको क्या बनाना है, CH3CH2Cl बनाना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसका मतलब देखिए सिंपल सी बात है, आपने ROH लिया तो यहाँ पे क्या बना, RCl बना। तो हमको क्या बनाना है, अगर हमको CH3CH2Cl बनाना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इस तरह का एल्कोहल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं
कि जैसे अगर हमको ये बनाना है तो हम क्या करेंगे, CH3CH2OH ले लेंगे और उसका रिएक्शन या तो हम किससे कराएंगे, या तो हम उसका रिएक्शन करवाएंगे HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 से, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 से करवाएंगे, तब भी आपका क्या बनेगा देखिए जब आपका अल्कोहल से रिएक्शन आप HCl और ZnCl2 का कर रहे थे तो ROH में OH हट के क्या लग जा रहा था, आपका क्लोरीन लग जा रहा था। तो यहाँ पे CH3CH2OH की जगह पे OH की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका क्लोरीन आ जाएगा। तो क्या होगा आपका CH3CH2Cl बन गया ये। या आता है तो PCl5 से रिएक्शन करवा सकते हैं इसका, तब भी आपका क्या बनेगा CH3CH2Cl। अगर आप PCl3 से करवाएंगे तब भी किसका बनेगा, तब भी आपका बनेगा आपका CH3CH2Cl। अगर आपने रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2 करवा दिया, रेड फास्फोरस और X2 की जगह आप कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, तब भी आपका क्या बनेगा आपका CH3CH2Cl। और अगर आपने थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से रिएक्शन करवा दिया तब भी आपका क्या बनेगा CH3CH2Cl। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा मेथड है। यानी कि अभी है ना सिर्फ हमने ये सीखा कि हमने स्टार्ट किया था अपना लेक्चर कहां से, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से। कहां से, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से। जो पहला मेथड देखा वो हमने देखा दारू को लेके, है ना, यानी कि अल्कोहल को लेके। अल्कोहल में ROH था, OH हटाया, क्लोरीन लगाया, RCl बन गया। यानी कि उसके लिए हमने रिएजेंट कौन कौन से लिया कि उनको बनाने में मदद कौन करेंगे, अल्कोहल को आपको एल्कोहल बनाने में मदद करेंगे। या तो आप कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 ले सकते हो, या आप PCl5 ले सकते हो, या PCl3 ले सकते हो, या रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन ले सकते हो, या आप थायोनिल क्लोराइड ले सकते हो। फिर हमने देखा कि भाई अगर हमको ये बनाना है ना, हमको बनाना है क्लोरोइथेन, तो इथेन वाला पार्ट कहां से आएगा, अल्कोहल से आएगा। तो हमने एक ऐसा अल्कोहल लिया जिसके पास इथेन हो और आगे OH हो, और इस OH को हमने इन रिएजेंट्स से यूज करके हम चाहे तो सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। इनमें से कोई एक मेथड आप यूज कर सकते हो। इनमें से कौन सा मेथड है सबसे अच्छा, इसके बारे में हम करेंगे बात अभी आगे। ठीक है, इसके पहले आप एक और चीज बताओ इसी के बेसिस पे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आप बताओ अगर हमको ऐसा कुछ बनाना है, 2-क्लोरोप्रोपेन बनाना है। क्या बनाना है अपने को, 2-क्लोरोप्रोपेन बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, क्या बनाना है अपने को, 2-क्लोरोप्रोपेन। नोट करिए 2-क्लोरोप्रोपेन, है ना, हमको बनाना है 2-क्लोरोप्रोपेन, यानी कि ये CHCl CH3, ये 2-क्लोरोप्रोपेन है, हमको ये बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं अल्कोहल से, आप बताएंगे, है ना, मेरे सामने करना है अभी 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, आई होप आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का हो गया होगा तो आप सॉल्यूशन वाला पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ये क्लोरोप्रोपेन अपने को बनाना था, तो आपको क्या लेना चाहिए, कैसा अल्कोहल लेना चाहिए जिसके पास ये वाला पार्ट हो। तो हमने एक अल्कोहल लिया ये CH3 CH CH3 और यहाँ पे हमारे पास आया अल्कोहल। ठीक है, अगर आपने इसका रिएक्शन कराया कंसंट्रेटेड HCl/ZnCl2 से, है ना, किससे कराया, कंसंट्रेटेड HCl से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 से, तब भी आपका क्या बनेगा, यही बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा आपका CHCl और यहाँ पे आएगा CH3। अगर आपने इसका रिएक्शन PCl5 से कराया तब भी यही बनेगा। अगर आपने इसका रिएक्शन जो है PCl3 से करवाया तब भी यही बनेगा। अगर आपने इसका रिएक्शन रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 करवाया तब भी आपका यही बनेगा। अगर आपने इसका रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से करवाया तो यही बनेगा। तो अल्कोहल से यानी कि दारू से एल्कोहल में हम रिएक्शंस की बात करेंगे अभी एक एक करके। दारू से एल्कोहल बनने के लिए रिएजेंट कौन कौन से हैं, मेरे साथ साथ आप रिपीट करेंगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। वो कौन कौन से हैं आपके, वो है आपके कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, फिर आपका PCl5 या PCl3 या रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आपका कोई भी हैलोजन, है ना, जनरली I2 लेते हैं, आयोडाइड बनाने के लिए यूज करते हैं, या आप यूज कर सकते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये सारे पार्ट्स हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब रिएक्शंस जो इसमें से इंपॉर्टेंट हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिएक्शंस हुई। ठीक है, तो जो पहला हमारा रिएक्शन है इसमें, जिसमें हमारा अल्कोहल का रिएक्शन हमारा हो रहा है कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 का। ठीक है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं मिटा रहा हूं अपना बोले गए सारे पॉइंट्स को डिटेल में लिखा करिए, है ना। नोट्स बनाने को आप पूरा टाइम दिया करिए, नोट्स बनाते टाइम आप पूरा मतलब एक एक पॉइंट जो मैं मुंह से बोलूं ना, वीडियो पॉज कर करके, है ना, स्टेचू बोलने का तो तरीका आपको अच्छे से मालूम है, वीडियो पॉज कर करके आप उसको नोट करते रहा करिए अच्छे से। ठीक है,
तो जो हमारा पहला रिएक्शन था इसमें, है ना, इसमें जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन था वो क्या था आपका, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि वो जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, यानी कि वो एक रिएक्शन भी है जिससे आपका हेलोएल्केन बन रहा है, दूसरा वो एक टेस्ट भी है। अब अगर टेस्ट है तो किस चीज का टेस्ट है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला रिएक्शन उसमें था कंसंट्रेटेड HCl वाला, ठीक है, उसको हम ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। आप इस टेस्ट को ना एल्कोहल चैप्टर में पढ़ोगे, जो जेई के बच्चे होते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और आप लोग इसको एल्कोहल वाले चैप्टर में एक बार फिर पढ़ोगे, तो इसको मैं अच्छे से यही समझा देता हूं आपको। तो जैसे जैसे ना, जैसे अभी आप ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट वाले क्वेश्चन पे आए हो, तो इसको हमने सही से पढ़ा दिया, तो जब ये एल्कोहल में आएगा तो हम उसको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। तो ऐसे करके ऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि हमको पहले थोड़ा ज्यादा टाइम देके पढ़ना पड़ता है, बाद वाले चैप्टर्स ऑटोमेटिक थोड़ा छोटे हो जाते हैं। तो आपने अगर बिल्कुल शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होती है ना, 11 से सही से पढ़ा होता ना, तो हेलोएल्कीन वाला भी चैप्टर बहुत छोटे में कवर हो जाता, तो हमको हाइड्रोकार्बन वगैरह अच्छे से आता। चलिए, तो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है हमारा पहला, है ना। तो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट क्या होता है उसको समझेंगे। इससे हमारा लग सकता है एक तीर से दो निशाने वाला, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है एक तीर से दो निशाने। अब दो निशाने कैसे? एक तीर कौन सा है? ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट का यूज करके हम हेलोएल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ में एक टेस्ट भी करवा सकते हैं। वो टेस्ट किस चीज का उसको देखेंगे। तो दो निशाने कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। पहला तो हम इससे हेलोएल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, इससे हम हेलोएल्केन बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन टेस्ट। कोई भी हमारा टेस्ट जो होता है उसका एम क्या होता है? हमारे जो भी हम टेस्ट करवाते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, एम होता है कि हम क्या उसके थ्रू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट का जो एम है वो क्या है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो पहला हमारा एम है कि हेलोएल्केन बनाना, दूसरा हमारा एम है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो होगा क्या? हम सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, फिर हमने लिया एक सेकेंडरी अल्कोहल, फिर हमने लिया एक टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये हमारे पास है टर्शियरी अल्कोहल। ये बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप देखो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो इसका अगर हम ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराएं, तो पहले हम देखते हैं ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। जो आपका ZnCl2 होता है, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 इज कॉल्ड एज ल्यूकास रिएजेंट। कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 इज कॉल्ड एज ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करवाया, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट यानी कि क्या? कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 यानी इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा? आपका यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, जहां पे OH है वहां पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। सेम आपने अगर सेकेंडरी का कराया तब भी आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपने टर्शियरी का कराया तब भी आपका क्या लग जाएगा? यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। तो यार पहला निशाना तो हमारा पूरा हो गया, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा फर्स्ट एम था इस रिएक्शन को करवाने का, वो तो हमारा पूरा हो गया कि भाई हमने अल्कोहल का यूज करके क्या बना लिया? आपका हेलोएल्केन बना लिया। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो मुझे यहाँ पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, है ना, इसके बारे में तो हमने भी कुछ नहीं बताया। तो इसको समझने के लिए देखिए, जब भी आपका सॉल्यूशन में आपका हेलोएल्केन बनेगा तो वहां पे क्लाउडीनेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लाउडीनेस आ जाएगा, है ना, क्लाउडीनेस आ जाएगा, जिसे आपकी किताबी भाषा में टर्बिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में अपना हिसाब किताब थोड़ा ऐसा ही है, तो आप लिखिए भाई यहाँ पे क्लाउडीनेस एंड टर्बिडिटी। क्लाउडीनेस तो मुझे समझ में आता है, टर्बिडिटी आपको समझ में आता होगा, लेकिन वर्ड यूज करते हैं क्लाउडीनेस एंड टर्बिडिटी, क्लाउडीनेस एंड टर्बिडिटी। तो जो आपके सॉल्यूशन है ना, उसमें बादल जैसा दिखाई देता है, क्लाउडीनेस अपीयर हो जाता है, उसका अपीयरेंस क्लाउडीनेस अपीयरेंस हो जाता है, यानी उसमें टर्बिडिटी दिखाई देती है जब भी हेलोएल्केन प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है
जो टर्शियरी अल्कोहल होता है ना, उसमें जो आपका इंस्टेंट है ना, तुरंत बन जाता है, इंस्टेंट रिएक्शन हो जाती है और तुरंत आपको क्लाउडीनेस दिखाई देता है, तुरंत के तुरंत। यानी कि जब भी आपने किसी अल्कोहल का लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया और आपको क्लाउडीनेस तुरंत दिखाई दी, आपको क्लाउडीनेस क्या हुआ, अगर तुरंत दिखाई दी, इट मींस वो क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है ना। तो अगर क्लाउडीनेस तुरंत दिखाई दे रही है, यानी कि है ना, जैसे ही आपने डाला, आपने सॉल्यूशन लिया, उसमें लुकास रिएजेंट डाला और आपको क्लाउडीनेस तुरंत दिखाई दी, इट मींस वो क्या होगा, आपका टर्शियरी अल्कोहल होगा। अगर वो क्लाउडीनेस 5 से 10 मिनट बाद दिखाई देती है, 5 to 10 मिनट्स बाद, तो पक्का क्या है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर वो क्लाउडीनेस आपका बहुत देर बाद दिखाई देता, आधे घंटे बाद, इवन मतलब कई बार तो दिखाई भी नहीं देता, अगर आप उसको प्रॉपर्ली हीट वीट ना करो, तो मिनिमम आधे घंटे तो मान सकते हो, 30 to 60 मिनट बाद दिखाई दे अगर आपका, तो क्या होता है, आपका प्राइमरी होता है। क्या होता है, आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप लैब में जाओगे तो आप क्या करोगे, आप टर्शियरी मतलब आप अल्कोहल का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आपने क्या किया, लुकास रिएजेंट डाला, लुकास रिएजेंट डालने के बाद आपको टर्बिडिटी तुरंत दिखाई दी, टर्बिडिटी क्या हुई, तुरंत दिखाई दी। इट मींस आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा हाँ, इसके लिए पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है ना वो अल्कोहल नहीं है, तो आप उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो आपने लुकास रिएजेंट डाला, तो आपको क्या हुआ, आपको जो है टर्बिडिटी तुरंत दिखाई दी। क्या हुई, टर्बिडिटी तुरंत दिखाई दी। फिर आपने क्या किया, अगर तुरंत दिखाई दी तो इसका मतलब क्या, टर्शियरी अल्कोहल। अगर तुरंत नहीं दिखाई दी तो आप वेट करोगे कितनी देर, 5-10 मिनट, है ना, 10-15 मिनट वेट किया आपने। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, टर्बिडिटी अगर दिखाई दी तो इट मींस वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। इट मींस वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपको है ना टर्बिडिटी 1 घंटा बाद दिखाई दी, तो इट मींस क्या हो, प्राइमरी अल्कोहल। अब ऑब्वियस सी बात है 1 घंटे रुकेंगे नहीं, अगर 15-20 मिनट बाद दिखाई नहीं देती है, इट मींस वो क्या है, पक्का सेकेंडरी अल्कोहल भी नहीं है, यानी वो प्राइमरी अल्कोहल ही हो सकता है, क्योंकि हमको पहले से पता सॉल्यूशन तो अल्कोहलिक ही है। ठीक है, तो 1 घंटा वेट मत करने लग जाना अगर एक्सपेरिमेंट करना तो। ठीक है, चलिए, तो ये आसान है। अब ये चेंज आएगा कैसे, ये चेंज आया क्यों, है ना, टर्शियरी अल्कोहल तुरंत दिखा रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद दिखा रहा है, और प्राइमरी अल्कोहल बहुत टाइम लगा रहा है। तो हम इसको ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपने दिमाग में ऐसा कुछ कह सकते हैं कि भाई हो ना हो, टर्शियरी अल्कोहल कहीं ना कहीं ज्यादा रिएक्टिव है लुकास रिएजेंट से, और प्राइमरी अल्कोहल बहुत ज्यादा कम है। अब यार ये सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है उसको देख के एक जनरल ऑर्गेनिक का स्टूडेंट कैसे सोचेगा, ऐसा सोचेगा कि जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल है वो लुकास रिएजेंट से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा, है ना, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। वैसा कैसे हो रहा है, हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, जो कि आपके लिए थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो पूरी तरह से, बस मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। वो आप चाहो तो नोट कर लो, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट कर लो, आपको याद नहीं रखना है और ध्यान में भी नहीं रखना है। चलिए, ठीक है, तो हम देखेंगे मैकेनिज्म इसका। ठीक है, आप उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो ध्यान रखना है, आपको उसको नोट कर लेना है, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट करके लिखना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ऐसे याद करने लगोगे तो ऑर्गेनिक में तो सारी रिएक्शन मैकेनिज्म से ही होती है, सारी रिएक्शन का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है। जैसे आप PCl5 को देखो, PCl3 वाले को देखो, इन सब के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है कि कैसे रिएक्शंस हो रही हैं प्रॉपर। तो अगर आप सबको देखोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको याद करने में, फिर भी आपको किसी में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। चलिए, तो देखिए होगा क्या, मैकेनिज्म आपके ऐसा होगा कि आपके पास कोई अल्कोहल है, जनरल अल्कोहल ले लेते हैं ROH, आपको पता ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, आपका लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और अगर ये लोन पेयर किसकी तरह काम कर रहा है, आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जो ZnCl2 वो कैसा है, ZnCl2 में क्या है, जो क्लोरीन है वो खींचू है। क्या है, खींचू है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो दो खींचुए लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, खींचुए है ना, ये क्लोरीन, और क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिंक के ऊपर खूब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच रखे हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो होगा क्या, ऑक्सीजन का लोन पेयर जिंक के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अटैक करेगा। आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है, बस केवल समझ लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आपको ऑक्सीजन और जिंक के बीच क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, इस तरह का बनेगा। देखिए RO, और यहाँ पर जाएगा H, और एक बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन और जिंक के बीच में, ZnCl2।
तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, तो भाई जो दिया उसके ऊपर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसने स्वीकार किया, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, उसके ऊपर क्या जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आसान है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन क्या अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और ये दोनों के दोनों लोन पेयर किसके पास आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। और यहाँ किस चीज का फॉर्मेशन होगा? आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। किस चीज का फॉर्मेशन होगा? आपका कार्बोकैटायन का। और ये जो स्टेप होती है वो इसकी होती है RDS। क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि आपका इस प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ आपका? है ना, कार्बोकैटायन का। और जैसे यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, आपके पास ZnCl के साथ HCl भी। HCl से क्या मिलेगा आपको? H+ और Cl- मिलेगा। क्या मिलेगा? H+ और Cl-। और जो इसका Cl- है, जो आपका HCl का Cl- है, वो क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक कर देगा तुरंत। जो कार्बोकैटायन है उसके ऊपर क्या करेगा? अटैक कर देगा और इसके ऊपर आक्रमण करके, क्योंकि भाई क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बोकैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से कार्बोकैटायन के ऊपर क्लोरीन ने रिएक्ट किया और क्या बनाया आपका? RCl बनाया। तो फाइनली एल्कोहल से आपका हेलो एल्केन बन रहा है। एल्कोहल से आपका क्या बन रहा है? आपका हेलो एल्केन बन रहा है। इस प्रोसेस में RDS क्या है? आपका कार्बोकैटायन। ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है इस प्रोसेस में, वो आपका किसके प्रोपोर्शनल है? आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किसके प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी के ऑफ कार्बोकैटायन के प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के प्रोपोर्शनल और कौन सी रिएक्शन होती थी आपका? SN1 होता था और E1 होता था। क्या होता था? SN1 और E1। SN1 और E1 क्या थे? आपके भाई भाई थे। इसमें आपका पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और देयर द रेट ऑफ रिएक्शन वाज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हियर आल्सो इन ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, जिसमें आपका एल्कोहल से क्या बन रहा है? आपका हेलो एल्केन बन रहा है। एल्कोहल से क्या बन रहा है? हेलो एल्केन बन रहा है। वहां पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। किसके प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में हाईएस्ट स्टेबिलिटी टर्शियरी का होता है, फिर सेकेंडरी का होता है, फिर प्राइमरी का होता है। दैट्स व्हाई, है ना, आप इस चीज को नोट करिए, इस चीज को नोट करिए जो बोल रहा हूं कि सिंस रेट ऑफ रिएक्शन, नोट करिएगा, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स in Lucas reagent test is directly proportional to stability of carbocation. ठीक है, is directly proportional to stability of carbocation. Hence इसका मतलब क्या होगा पहले समझा देता हूं। यानी एल्कोहल्स में टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और प्राइमरी सबसे कम। Hence the reactivity order of alcohols, hence the reactivity order of alcohols towards Lucas reagent is as follows. और follows करके लिख दिया टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो टर्शियरी अल्कोहल विल बी मोस्ट रिएक्टिव and primary alcohol will be least reactive. तो टर्शियरी अल्कोहल क्या करता है? तुरंत टर्बिडिटी देता है। क्या करता है? आपका तुरंत टर्बिडिटी देता है आपका इंस्टेंट। और प्राइमरी कई बार तो दे ही नहीं पाता और देता भी है तो 30 to 60 मिनट में देता है आपका। इतना डिफरेंस आता है आपका। तो जाहिर सी बात है ये पूरा जो मैकेनिज्म समझाया इसमें आपको एक भी बात याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना है कि कार्बोकैटायन के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखने का नहीं था, मतलब मैकेनिज्म ध्यान ना रखें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि कार्बोकैटायन जो है कि प्रोपोर्शनल इनकी रिएक्टिविटी होती है। ये तो पार्ट हो गया हमारा जो है फर्स्ट रिएक्शन का, जिसमें आपने HCl और ZnCl2 से करवाया था रिएक्शन इसका। अब अगर देखें, अगर हमसे बोला जाए दूसरा, तीसरा और चौथा रिएक्शन, पहला तो जिसमें आपने PCl5 से करवाया है, दूसरा फिर आपने जिसमें PCl3 से करवाया है, फिर आपने करवाया आपका रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ किसी भी हैलोजन के। तो ये सारे रिएक्शंस बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इन सारे रिएक्शन में आपका क्लोरीन माइनस निकलेगा और आपका एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और OH की जगह क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा आपका क्लोरीन। यानी कि अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से करवाओ या PCl3 से करवाओ या आप जो है उसका रिएक्शन रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2 या किसी भी हैलोजन की, है ना, अल्कोहल का रिएक्शन आप PCl5 से करवाओ, PCl3 से करवाओ या किसी भी रेड फास्फोरस का आप किसी भी
है ना हेलोजन के प्रेजेंस में करवाओगे तो आपका क्या होगा, आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रिएक्शन थी वो थी आपकी रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट जो था आपका वो था रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 को हम क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ये एनसीईआरटी में दी हुई है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड। ये हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है। ये हेलो एल्केन के लिए क्या मानी जाती है, बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है कि इससे भाई बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है इसको हम देखते हैं। ऐसा होता है कि जब आप किसी हेलो एल्केन का रिएक्शन करवाते हो, सॉरी एल्कोहल का रिएक्शन करवाते हो किससे, थायोनिल क्लोराइड से। क्या करते हो, किससे कराते हो, थायोनिल क्लोराइड से। तो आपका क्या बनता है, आपको बताना है, हेलो एल्केन बन जाता है, RCl बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, RCl। RCl बनने के साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या बनते हैं आपको, SO2 और क्या बनता है आपका HCl, है ना। यानी कि आपका बनता है हेलो एल्केन और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आपका जो है हाइड्रोजन क्लोराइड आप बोलते हो, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। तो रिएक्शन के दौरान ये दोनों गैसेज हैं तो ये दोनों क्या हो जाती है, निकल जाती है। क्या हो जाती है, निकल जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका सिर्फ रिएक्शन मिक्सचर में है ना, जब रिएक्शन हो जाता है तो आपका SO2 गैस निकल जाता है और HCl गैस भी निकल जाता है, वहां से केवल हेलो एल्केन बन जाता है। तो सेपरेशन में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, केवल RCl बनता है, आपका प्योर RCl बनता है। ठीक है, बाकी आपके क्या होते हैं, गैसेज हो जाती हैं तो ये क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है। गैसेज क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है। ठीक है, पहली चीज। और प्योर आपका क्या बनता है, RCl बनता है इस केस में। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपने पढ़ा होगा लीच-एटलियस प्रिंसिपल पे कि अगर आपके प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली वहां से निकल रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर से अगर आप प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली निकाल रहे हो तो क्या होगा, उससे ऐसा होगा कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो जाहिर सी बात है ये दोनों वहां से निकलते जा रहे हैं, गैसियस फॉर्म में है ना, तो वहां से निकलते जा रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। इसी वजह से ये बेस्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, इसको हम डार्जेंस प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्जन वाला डार्जन नहीं, डार्जेंस प्रोसेस। लिख देता हूं मैं, डार्जेंस प्रोसेस, डार्जेंस प्रोसेस। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है ना, ये रिएक्शन कैसे हुई, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए, होता क्या है, ROH। ये रिएक्शन भी इतना याद रखने का नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, आपके पास ROH है तो इतना तो मैंने आपको समझा दिया है कि ROH में आपका O के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, चलिए SOCl2 की है ना हालत पे गौर करते हैं कि SOCl2 किस हालत में। तो हमने SOCl2 को देखा, यहाँ पे आपका सल्फर है ना, यहां से आप 2 बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, है ना। अब आपको पता है कि भाई सल्फर की हालत देख के मुझे तो दया आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो क्यों दया आ रही है, क्योंकि इतने सारे खेचुए लगे हुए हैं यहाँ पे, सब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना। तो ये खेचू, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये खेचू और यहाँ पे भी खेचू लगा हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, क्लोरीन खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है और ऑक्सीजन खींच रहा है। ठीक है, केचुए नहीं खींचुए, है ना, खींचुए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, है ना। तो ये जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है यहाँ से, ये वाला क्लोरीन विथड्रॉ कर रहा है और ये वाला क्लोरीन भी क्या, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। यानी सल्फर किनारे किनारे पहलवानों से घिरा हुआ है, वहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो इसकी हालत बहुत ही नाजुक है, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। इसकी हालत देख के जैसे आपको दया आ रही है वैसे ऑक्सीजन को भी दया आएगी, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। और आपको क्या पता है, नया बॉन्ड बनने के लिए पुराना बॉन्ड क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, क्या होगा, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा। तो होगा क्या, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आपका R है, यहाँ पे O है ना, R फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बना है, आपका सल्फर से बना है, और सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर यहाँ पे क्लोरीन, क्योंकि ये क्लोरीन तो निकल चुका है और ये क्लोरीन निकलेगा किसको लेके, देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, HCl को निकल जाएगा लेके, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका HCl निकल जाएगा पहले स्टेप पे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपका कि देखिए अल्कोहल था, अल्कोहल में O के ऊपर आपका था नेगेटिव चार्ज, बस नेगेटिव चार्ज कह रहा हूँ, लोन पेयर,
लोन पेयर को जिंदगी में चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अटैक किया, ठीक है। तो RO के बाद ऑक्सीजन का बॉन्ड बना सल्फर से, सल्फर का डबल बॉन्ड ऑलरेडी था ऑक्सीजन के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ से क्लोरीन लीव करेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो HCl यहाँ से निकल गया, क्या हुआ आपका HCl निकल गया और क्या बना आपका RO, इस तरह का ग्रुप बन गया और HCl गैस निकल गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है इस तरह का हमारा है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो ऑक्सीजन, एक मिनट, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो कायदे से, इस पूरे ग्रुप को, ठीक है, इस पूरे ग्रुप में आपका फिर से क्या है, अभी भी सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, सल्फर के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज तो है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आपका ऑक्सीजन, क्या है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, अगर ये बॉन्ड टूटे, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करिएगा, ये वाला बॉन्ड टूटे यहां आए, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, क्या डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को, है ना, यहां से क्या होगा, अब सल्फर को 4 बॉन्ड ही बनाने हैं, सल्फर को 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहां से क्लोरीन टूटेगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप हो गए, एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि होगा क्या, यहाँ पे आपका ROH है, ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन समझाना जरूरी है जिससे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रहा है, उस पर आते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स है, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा कि अल्कोहल ने क्या किया, पहले स्टेप में अल्कोहल ने अपना लोन पेयर दिया इस सल्फर को, ठीक है, और उसके साथ बॉन्ड बनाया, तो RO यहां से इस तरह का बॉन्ड बना, ठीक है, RO के साथ SOCl का बॉन्ड बना और HCl निकल गया, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन निकल गया। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, अगर आप थोड़ा इस तरह देखने की कोशिश करें तो ROH प्लस ClSO में से क्या होगा आपका HCl निकल गया, है ना, शॉर्टकट में अगर इसको लिख रहे हैं तो HCl निकल गया और क्या बना आपका ROSOCl बना। अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर चला आएगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और क्लोरीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्लोरीन क्या कर सकता है, यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्लोरीन कहाँ रिएक्ट कर सकता है, इसके ऊपर अटैक कर सकता है ना। तो फाइनली क्या बनेगा, आप देखो आपका बनेगा RCl और इधर क्या बन गया आपका SO2, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, है ना, कॉम्प्लेक्स तो लगा। एक बार फिर देखते हैं इसको, एक बार फिर से समझते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझेंगे, है ना। मैकेनिज्म तो थोड़ा, है ना, कॉम्प्लेक्स होता ही है कुछ रिएक्शंस का। यहाँ पे फिर से देखेंगे हम, हुआ क्या आपका ROH में से ये जो लोन पेयर है वो किसके ऊपर गया, आपका सल्फर के ऊपर गया, ठीक है। ROH में से ये लोन पेयर सल्फर के ऊपर गया, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड बना, है ना। उसके लिए क्या होगा, क्लोरीन ने अपना बॉन्ड तोड़ा, क्लोरीन यहाँ से निकल गया और यहाँ से क्या निकला, हाइड्रोजन और HCl मॉलिक्यूल निकल गया, बॉन्ड बना आपका ROSOCl, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बॉन्ड है वो फाइनली कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या होगा, ब्रेक होगा और फाइनली यहाँ जो क्लोरीन नेगेटिव जनरेट होगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, किसके ऊपर, R के ऊपर अटैक करेगा, क्या करेगा, R के ऊपर अटैक करेगा। तो फाइनली लास्ट स्टेप में हुआ क्या, है ना। इस मैकेनिज्म में समझने के लिए कुछ नहीं था, इसको आप इग्नोर कर सकते हो पूरी तरह से, नॉट इंपॉर्टेंट करके आप लिख लो, नॉट इंपॉर्टेंट करके लिख लो। इस पूरे मैकेनिज्म में हुआ क्या, लेकिन मेन चीज जो समझने की है। अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे तो हो रहा था ना, वहां कार्बोकेटायन बन रहा था, लास्ट में उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, क्या हो रहा था, एक कार्बोकेटायन बन रहा था, SN1 को देखो वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा था। तो यार एक बात समझो, इतनी चीजें कॉम्प्लेक्स होने के बाद, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये चीज डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप सिंपल सा कोई अल्कोहल लो, है ना, बनाने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा एक अल्कोहल लेना है, उसका रिएक्शन आपने SOCl2 के साथ कराया, अल्कोहल लिया, उसका रिएक्शन आपने SOCl2 के साथ कराया, आपका क्या बना, RCl बना प्लस SO2 प्लस HCl। इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है कि भाई अल्कोहल का रिएक्शन हमने SOCl2 से कराया, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया, हमारा हेलो एल्केन बना और क्या बना, SO2 प्लस HCl। इस प्रोसेस को हम डॉर्जेंस प्रोसेस कहते हैं।
बस ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि ये बेस्ट रिएक्शन है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स क्या है, आपके गैसेज है जो एस्केप हो जाती है। ये मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखना है, तो इसके लिए घबराए नहीं। इसमें बस एक बात मैं आपको समझाने के लिए बताया, आपको ये पूरा प्रोसेस एक बार समझाने के लिए बताया कि जो यहाँ से क्लोरीन निगेटिव निकल रहा है वो इस क्या कर रहा है, आर के ऊपर अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है, आपका आर के ऊपर अटैक कर रहा है। तो जब आर के ऊपर अटैक कर रहा है तो आर क्या है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, और सीएल क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है ना। तो आर से वाला ग्रुप निकल रहा है, देखिए आर से वाला ग्रुप निकल रहा है, ये वाला पूरा ग्रुप, और क्लोरीन आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नहीं, है, डेफिनेटली है, क्योंकि आर से एक ग्रुप निकल रहा है इतना बड़ा सा। ये वाला ग्रुप देखिए, पूरा ग्रुप क्या हो रहा है, ये पूरा ग्रुप निकल रहा है। आप इसको नोट कर चुके होंगे, आई होप। नोट नहीं किए तो स्टैचू बोल के नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये वाला ग्रुप निकल रहा है, क्लोरीन आके लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। और साथ में क्या है, दिक्कत वाली बात ये है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि जो आपका क्लोरीन माइनस है, वो कहां से जनरेट हो रहा है, वो मॉलिक्यूल के अंदर से जनरेट हो रहा है। यानी कि घर का भेदी लंका ढाई, घर के अंदर का ही है ना, घर का भेदी लंका ढाई, घर के अंदर का ही मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है आपको। तो घर के अंदर का ही है, तो आपने क्या किया, चलिए घर के अंदर का ही था आपका, तो SNI कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, SNI, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरनल बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। बस ऐसे ध्यान रखना है, याद रखना है कि इसको ऐसा कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट नीट में तो बहुत जगह पढ़ाते नहीं है SNI जो है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, SNI, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर से जनरेट हो रहा है, वो मॉलिक्यूल के क्या हो रहा है, अंदर से जनरेट हो रहा है। चलिए, ये वाला पार्ट हो गया, आप इसको नोट करिए एक बार, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम देखते हैं कि और कैसे हम जो है आपका बना सकते हैं, और किस तरीके से हम इसका रिएक्शन करवा सकते हैं, और किस तरीके से हम एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूं। चलिए, ये वाला हो गया। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हमने अल्कोहल से देख लिया, यानी कि दारू से कैसे बनाते हैं वो देख लिया। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की जो भी रिएक्शन है वो आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ी होगी, वो अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ी होगी। आपको बोला भी था हाइड्रोकार्बन चैप्टर आप एक बार पूरा पढ़ लो। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं, पूरी उम्मीद है कि आप उसको पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं और आपको उसको डिटेल में मैकेनिज्म या नोट की जरूरत है तो आप मुझसे जरूर बोलें, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ थोड़ा सा अपन ये मान के चल रहे हैं कि आपने पहले वाला ठीक से पढ़ा है, बस मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में पहला आता है आपका फ्रॉम मोनोहेलोजिनेशन। फ्रॉम मोनोहेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। फ्रॉम मोनोहेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आपका मोनोहेलोजिनेशन ऑफ एल्केन से भी हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन यूज करना है। अब हमको हेलोएल्केन कैसे बनाना है, हाइड्रोकार्बन यूज करके। और हाइड्रोकार्बन में हमारा फ्रॉम मोनोहेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो मोनोहेलोजिनेशन का क्या मतलब हुआ कि आपका एक हेलोजन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, मैकेनिज्म पूरे डिटेल में हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, बाकायदा एक बड़ा टॉपिक में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है मोनोहेलोजिनेशन में, तो आप उसको हम बोलेंगे तो मैं आपको मैकेनिज्म वगैरह सब प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ये हमने हाइड्रोकार्बन में बाकायदा देखा हुआ है, सर ने भी आपको पढ़ाया था। तो जो है इसमें इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे।
वो ये था कि भाई हमने कोई एल्केन लिया, सिंपल हमने एक एल्केन लिया, ये जैसे हमारे पास एक एल्केन है, ठीक है। तो मोनोहेलोजिनेशन होता कब है? मोनोहेलोजिनेशन को फोटो हेलोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो हेलोजिनेशन। मैं यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्दी में कि कैसे क्या होता है। तो जब भी हम इसका रिएक्शन किसी हेलोजन से कराते हैं, फॉर एग्जांपल Cl2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो आपका होता क्या है, एक हाइड्रोजन इधर से निकलता है और एक क्लोरीन वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो देखिए होगा क्या, आपका ये आपका एल्केन था, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन निकला और यहां पे आके आपका क्लोरीन लग गया, ठीक है। एक ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां से एक हाइड्रोजन निकले और यहां आके क्लोरीन लग जाए, पक्की बात है, तो ये भी बन सकता है आपका। तो जब भी आप मोनोहेलोजिनेशन क्लोरीन से कराएंगे, ठीक है, मोनोहेलोजिनेशन करवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि मोनोहेलोजिनेशन आपके 3 टाइप की हो सकती है। पहला तो आपको हो सकता है क्लोरीनेशन, फिर आपको हो सकता है ब्रोमिनेशन, फिर आपको हो सकता है आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन, ठीक है। फ्लोरीनेशन के बारे में भी बात कर लेंगे। तो जो क्लोरीनेशन होता है उसका मतलब क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करना। आपने किसी एक एल्केन का रिएक्शन Cl2 से कराया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एल्केन का रिएक्शन करवाया Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपका क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक हैलोजन के थ्रू, आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पे जैसे आपका आगे क्या हो जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन तीनों करवा सकते हैं, ठीक है। फ्लोरीनेशन क्यों नहीं होता इन जनरल? फ्लोरीनेशन जब भी हम करवाते हैं लाइट प्रेजेंस में, वो रिएक्शन इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि वो सारे हाइड्रोजन निकाल लेता है, हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन रहने भी नहीं देता है ना, क्या करता है, हाइड्रोकार्बन को गंजा कर देता है ना, पूरी सारे हाइड्रोजन निकाल लेता है, ठीक है। बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो जनरली हम है ना क्लोरीनेशन करवाते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं और आयोडीनेशन करवाते हैं। जो क्लोरीनेशन होता है वो सेलेक्टिव नहीं होता है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, मैं बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लोरीनेशन आपका क्या होता है, नॉट सेलेक्टिव। अब नॉट सेलेक्टिव का क्या मतलब हुआ, क्लोरीनेशन नॉन सेलेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन सेलेक्टिव का मतलब हुआ कि जितने भी, है ना, नॉन सेलेक्टिव का मतलब हुआ कि जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहे हैं कार्बन, जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख रहे हैं, जितने भी sp3 कार्बन दिख रहे हैं, जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख रहे हैं, उन सब पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है। उन सब पर क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है। उन सब पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यानी कि जो क्लोरीनेशन है उसका मतलब क्या, वो सेलेक्टिव नहीं है ना, उसको जितने भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहे हैं, क्लोरीनेशन में क्या है, जितने भी आपके जो है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहे हैं, उन सब पे आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, उन सब पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो देखिए जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसको देखिएगा, यहां पे आपका sp3 था, यहां पे भी आपका sp3 था, अब बाकी दोनों भी sp3 हैं, लेकिन अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कराओ तो बिल्कुल इसकी तरह है ना, अगर यहां पे आप कराओ तो ये बिल्कुल इसकी तरह है, और यहां पे कराओ तो ये भी इसकी तरह है। तो यानी कि क्लोरीन यहां पे लग सकता है जैसा कि हमने यहां पे लगाया, और क्लोरीन आपका कहां लग सकता है, यहां पे लग सकता है। तो ये नॉट सेलेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे बोला जाए कि इसमें देखिए, इसमें कहां कहां लग सकता है, अगर इसका हमने Cl2 और H2 के प्रेजेंस में करवाया तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो आपको ढूंढना होगा कि कितने sp3 कार्बन है। तो एक ये आपका sp3 कार्बन है, लेकिन ये इसके मिलता जुलता है बिल्कुल, ये वाला और ये वाला क्या आपस में मिलते जुलते हैं। एक ये sp3 कार्बन है, एक ये है और एक ये है, ऐसे टोटल 4 sp3 कार्बन है। तो चारों का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, आपका यहां पे भी लग सकता है ना, और कहां पे लग सकता है आपका ये यहां पे भी लग सकता है, आपका इस पोजीशन पे भी लग सकता है, और इस पोजीशन पे भी लग सकता है, ठीक है। ये तो हो गए टोटल प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, क्या पूछा जाए, एक है ना क्वेश्चन लिखिए इन दोनों के लिए कि टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, कि आपको स्टीरियोआइसोमर्स इंक्लूड करके टोटल प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो चलिए अगर हमसे पूछ रहा है कि टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे, तो जाहिर सी बात है इसको देखो तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव या ज्योमेट्रिकल आइसोमर से शो कर सकता है, जीआई या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, क्या नहीं। लेकिन अगर आप इसको देखो, इस वाले को देखो, तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है वो कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट कौन कौन से आइटम, एक आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मिथाइल और इथाइल। इस कार्बन से जितने भी आपके ग्रुप लगे हुए हैं, कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिस कार्बन से आपके चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग लगे हो, ए एक्स वाई जेड, ठीक है। ये चारों ग्रुप अगर अलग अलग हुए, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, सी इज नॉट इक्वल टू डी, तो ये क्या होता है आपका कायरल कार्बन होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो आपका कार्बन दिख रहा है वो क्या है, कायरल कार्बन है। यहाँ से चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये क्या है आपका, ये जीआई नहीं शो कर रहा है, ना ही ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक प्रोडक्ट। लेकिन ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक तो आपका डी, दूसरा आपका एल। तो आप दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितने प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, 3। टोटल कितने प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, 3। एक ये और एक इसका डी फॉर्म और एक इसका एल फॉर्म, इसका ही डी फॉर्म और इसका ही क्या एल फॉर्म, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर इसके पूछे, ठीक है, ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर जेई में भी आया हुआ है ना। इसके पूछे थे टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग आइसोमेरिज्म, है ना, स्टीरियो आइसोमर्स। तो आपके पूछे थे कि टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ये प्रीवियस ईयर जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमने मोनोक्लोरिनेशन किया, ये 4 मिले, आपको बताइए, चलिए गोली की स्पीड से बताइए कि क्या होगा आपका, चलिए ठीक है। आप लोग में से मैक्सिमम लोग बता लिए होंगे। तो देखिए ये कार्बन कायरल है, इसमें कोई भी कार्बन कायरल है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मुझे नहीं दिख रहा है, सेकंड वाला है, क्योंकि सेकंड वाले से जो ग्रुप लगे हुए देखिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये ग्रुप भी अलग है, ये ग्रुप भी अलग है, ये ग्रुप भी अलग है, तो यहाँ पे एक कार्बन कायरल है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप मिथाइल मिथाइल नहीं है, सेम है, तो ये कायरल नहीं है। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, ये वाला भी कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे आपका कायरल कार्बन है, यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। तो जहां जहां कायरल कार्बन है, एक ये और एक ये अपने डी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एल, डी एल, और ये भी आपका डी और एल। तो टोटल कितने हो गए भाई आपके, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, टोटल 6 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ पे टोटल 3 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, यहाँ पे टोटल 6 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स पूछे कि स्टीरियो आइसोमर काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे 2, अगर काउंट करना है तो 3, अगर काउंट नहीं करना है तो यहाँ पे कितने, 4, अगर काउंट करना है तो कितने, 6। एक बार इसको जल्दी से नोट करें। चलिए ये हो गया आपका, इसको आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब भी ऐसा कोई पोर्शन हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं याद करने के लिए, तो उससे बिल्कुल घबराया ना करें। चलिए नेक्स्ट, अगर ऐसा कुछ है ना, अगर इसका रिएक्शन Cl2 + H से करा रहे हैं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स काउंट नहीं कर रहे, टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये बताइए, ठीक है। तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है। तो हम आते हैं उस पर, देखिए कितने sp3 कार्बन दिख रहे हैं उसको देख लेते हैं। ये आपका एक कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है। अगर यहाँ पे लगा लिया तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे लगा सकते हैं। तो टोटल मुझे तो 5 दिख रहे हैं, आपको भी 5 दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। दूसरा आपका क्लोरीन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तीसरा आपका क्लोरीन कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। फोर्थ आपका क्लोरीन कहाँ आ सकता है, इस पोजीशन पे आ सकता है। और फिफ्थ आपका क्लोरीन कहाँ आ सकता है, इस पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका ब्रोमिनेशन। क्या आता है आपका ब्रोमिनेशन। तो जब भी आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन कैसा होता है आपका कि आपने एक एल्केन लिया, उसके साथ क्या किया, आपने ब्रोमीन का रिएक्शन करवाया। तो ध्यान दीजिएगा, अब तक हमने कौन कौन से एग्जांपल किए, आपका एक एग्जांपल किया, ये वाला किया और ये वाला किया। अगर इन तीनों का ब्रोमिनेशन करवाते, यानी कि Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO करवाते, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO करवाते, यहां पे हमने लिया भाई Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO करवाया, ठीक है। चलिए, तो आपका इस तरह का कुछ रिएक्शन दिया है,
तो हमने पढ़ा है क्लोरीन नॉन सेलेक्टिव होता है। क्लोरीन क्या करता है, सारे sp3 कार्बन्स पे जाता है, लेकिन ब्रोमिनेशन क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। क्या होता है आपका, सेलेक्टिव होता है। इसके लिए आपको डिटेल में आपको जब भी पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया होगा क्यों नॉन सेलेक्टिव होता है, क्यों सेलेक्टिव होता है, पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। वहां पे हमें भी देखते हैं कि, है ना, याद करने की कोशिश करिए। हमने मैकेनिज्म देखा था, फिर वहां हमने देखा था टर्शियरी सबसे ज्यादा आपका टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शियरी कार्बन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, प्राइमरी की कम होती है। अगर इन सारे पॉइंट्स में किसी में भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, है ना। चलिए, तो ब्रोमिनेशन क्या होता है आपका, सेलेक्टिव होता है, यानी कि वो उस कार्बन पे जाके लगता है जिसकी डिग्री क्या हो, मैक्सिमम हो। क्या हो, डिग्री क्या हो जिसकी मैक्सिमम हो, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो आपको सबसे ज्यादा मिले। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आपका एक पोजीशन आपका प्राइमरी है, टोटल दो पोजीशन दिख रहे हैं क्लोरीन के लिए, ये और ये। ये वाला पोजीशन इसकी जैसा है और ये वाला पोजीशन आपका इसके जैसा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में ये प्राइमरी और ये क्या है आपका सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये आपका क्या है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाले पे आपका ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा, सेकेंडरी वाले पे आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका मोस्ट, इसका जो सेलेक्टिव पोर्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब आप इसमें बताइएगा ये सेलेक्टिव है और इसका एकमात्र यही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अगर आप स्टीरियोआइसोमर काउंट करो, अगर आप स्टीरियोआइसोमर काउंट करो तो ये कार्बन कार्बन होगा, तो इसके डी और एल दोनों बन जाएंगे, डी फॉर्म भी बनेगा और एल फॉर्म भी बनेगा, ठीक है। लेकिन बनेगा यही, प्राइमरी पे नहीं सब्स्टिट्यूट होगा, कहां सब्स्टिट्यूट होगा, सेकेंडरी पे सब्स्टिट्यूट होगा। अगर आप इस केस में बात करो, इस केस में अगर आप बात करो तो ये आपका प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, सेकेंडरी और ये क्या आपका टर्शियरी। तो टर्शियरी कार्बन पे आके अटैच होगा ब्रोमीन, क्या होगा, टर्शियरी कार्बन पे आके अटैच होगा और यहाँ पे आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा प्रॉपर इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा आपका ब्रोमीन टर्शियरी पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टीरियोआइसोमर पूछा जाए तो स्टीरियोआइसोमर नहीं एग्जिस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैरेलल कार्बन नहीं है, तो एकमात्र यही प्रोडक्ट होगा, सेम इसके साथ भी होगा, ठीक है। और आपको याद होगा आयोडीनेशन वाले केस में, है ना, क्लोरीनेशन में क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, क्लोरीनेशन क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, वो सारे sp3 कार्बन पे लगता है। ब्रोमिनेशन आपका क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, ठीक है। आयोडीनेशन भी क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, आयोडीनेशन भी क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। आयोडीनेशन वो आपका क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। आयोडीनेशन भी क्या होता है आपका, सेलेक्टिव होता है। और यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, है ना। तो एक्चुअली ये वाला पोर्शन हमने बहुत डिटेल में किया था क्लास में, जिस क्लास में पढ़ाया था मैंने उसमें बहुत डिटेल में किया था। इसको मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद हाइड्रोकार्बन थोड़ा तेजी से कवर किया है, ठीक है, तो इसलिए इतना मैंने समझा दिया। अगर आपको पूरा डिटेल में डाउट है कि आपको कुछ मतलब ऐसा है कि आपको मैकेनिज्म वगैरह भी देखना है या अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें बता सकते हैं, तो ठीक है। ये काफी इजी था मेरे हिसाब से, है ना। फिर भी आप इतना ध्यान रखिए, इतने से आपका काम चल जाएगा कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीनेशन के केस में क्या होता है आपका नॉन सेलेक्टिव है, वो सारे sp3 पे लगेगा। ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन आपका क्या है, सेलेक्टिव है, वो टर्शियरी है तो टर्शियरी पे लगेगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी पे लगेगा, और नहीं कोई चारा बचेगा तब जाके प्राइमरी पे लगेगा। आयोडीनेशन के केस में हमको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड है वह है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू बेंजीन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये वाली रिएक्शन भी हमने देखी थी, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ही जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है, अगर आप जो है ना, सेकंड जो है इसमें मोनोक्लोरिनेशन हो गया, मोनोहाइड्रोजनेशन। आपका जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू बेंजीन। अगर आप बेंजीन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती थी, याद करने की कोशिश करो, है ना। हाइड्रोकार्बन में जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट पढ़ा था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में वाला पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो होता क्या था, बेंजीन का रिएक्शन जब भी हम किसी हैलोजन से करवाते थे, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया Cl2 से करवा लिया, किससे करवाया आपका, Cl2 से करवाया। हमने बेंजीन का रिएक्शन किससे करवाया, Cl2 से करवाया, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या आप ले सकते हो, है ना, FeBr3, या आप ले सकते हो FeCl3, या आप ले सकते हो Fe इन प्रेजेंस ऑफ Br2,
इनमें से आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। बेसिकली हमको लेना क्या होता है, लुईस एसिड्स लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं, लुईस एसिड्स लेने होते हैं। ठीक है, तो हमने लुईस एसिड लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये लुईस एसिड जो है वो क्लोरीन Cl2 से, है ना, Cl2 से रिएक्ट करता है AlCl3 सपोज। ठीक है, तो यहां से क्लोरीन माइनस लेकर के क्या बनाता है, AlCl4 बनाता है और क्लोरीन पॉजिटिव आयन में इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा दी हैं आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लोरीन का रिएक्शन आपको AlCl3 से हुआ, ये सारे मैकेनिज्म आपने एक ना एक बार कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। तो क्या होता था, आपका क्लोरीन ने AlCl3 से रिएक्ट किया और AlCl4 और Cl- बनाया, AlCl4 माइनस और Cl+ बनाया। Cl+ आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है भाई, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज तो जिंदगी में क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है और क्या बनाता है, आपका क्लोरोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, आपका क्लोरोबेंजीन बनाता है। समझ में आया? तो ये काफी इजी प्रोसेस है। ठीक है, आसान है। यानी कि आपको क्या करना है, बेंजीन लेना है, बेंजीन का रिएक्शन आपने क्लोरीन से करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 है FeBr3, या आपने कराया FeCl3 या Fe इन प्रेजेंस ऑफ Br2, यानी किसी भी लुईस एसिड के प्रेजेंस में कराया, तो आपका क्या बनेगा, आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब सपोज अगर आपका कोई ग्रुप ऑलरेडी लगा हो, जैसे आप CH3 लगाओ, ठीक है, CH3 नहीं, पहले नॉर्मल कोई ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल ग्रुप मान लेते हैं Q। ठीक है, अब ये Q जो लगा हुआ आपका ग्रुप, ये दो तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है कि ये भाई क्या हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये वाला पोर्शन भी हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले में पढ़ा है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, और मेटा डायरेक्टिंग यानी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यार एक चीज है, मतलब ये चीज बार बार नहीं बोलनी पड़े कि जैसे जो चीज पुरानी मैंने कवर करा दी है क्लासरूम में, या मतलब जो चीजें हाइड्रोकार्बन्स तक कवर हो गई हैं, वो चीजें हम डायरेक्टली आप पॉइंट बोल के निकलेंगे। तो स्टिल अगर आपको डाउट है तो ऑटोमेटिकली आप पूछ लीजिएगा। हर टॉपिक के बाद मैं आपको ये बोलूँगी कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, तो सही नहीं आप खुद इनिशिएट करके पूछ लिया करें जहां भी आपको दिक्कत हो। चलिए, तो हमारा क्या है, यहाँ पे दो ये जो ग्रुप है ना, वो दो तरीके का होता है, ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर ऑर्थो पैरा है तो ये कहाँ लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। अगर ये मेटा डायरेक्टिंग है तो कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा। तो जैसे सपोज अगर हम CH3 वाला केस देखें, यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है, ठीक है, फिर हमने इसका रिएक्शन करवाया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सपोज एनहाइड्रस AlCl3, इसके प्रेजेंस में हमने कराया। अब आपको पता है जो ये मिथाइल ग्रुप होता है, ये टोलुइन है आपका ना, ये मिथाइल ग्रुप है, आपका क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या है आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होगा, क्लोरीन आके लग जाएगा, ऑर्थो पे लगेगा, कहां लगेगा, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप इसको एक बार नोट करिए। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इस मेथड से हम बना क्या पा रहे हैं, देखिए इस मेथड से हम हेलो एरीन्स बना पा रहे हैं। क्या बना पा रहे हैं, हेलो एरीन बना पा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन वगैरह बना पा रहे हैं बहुत आराम से। ठीक है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है, नेक्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका, है ना, फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हम कैसे कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन। तो अभी तक हमने भाई हाइड्रोकार्बन्स वाले मेथड में, है ना, हाइड्रोकार्बन वाले मेथड में एक तो देखा हमने मोनो हैलोजिनेशन, दूसरा देखा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन में जो पहली रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, एल्कीन वाले में जो पहली रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब यहां भी एक तीर से दो दो निशाने वाले हैं। ये रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 भी क्या है, एक तीर से दो दो निशाने वाला है। डोंट वरी, है ना,
ये प्रिपरेशन वाले जो लेक्चर्स होते हैं, इस तरह के जो लेक्चर्स होते हैं, वो थोड़े लंबे होने पे बहुत बोरिंग से लगते हैं, तो मैं बस जल्दी फिनिश करने वाला हूँ। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें उसके बाद का। जो मैकेनिज्म वाले रिएक्शन होते हैं, जो मैकेनिज्म वाले लेक्चर होते हैं, वो इंटरेस्टिंग लगते हैं, उसको लंबा खींचने पे दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऐसे लेक्चर्स में दिक्कत होती है, आई नो। तो इसको हम जल्दी फिनिश कर रहे हैं, बस 5 मिनट मैक्सिमम। चलिए, रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। Br2 से करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इससे बनेगा क्या क्या, है ना। इससे बनता है आपका, पहला तो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइब्रोमाइड। और किस तरह का डाइब्रोमाइड बनता है, इस पर ध्यान देंगे। पहली चीज तो ये हो जाती है आपकी। दूसरी चीज क्या हो जाती है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, तो पहले की बात कर लेते हैं, दूसरे की बात हम आराम से कर लेंगे। यहां भी आपका एक तीर से दो निशाना हो रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी आप किसी एल्कीन का रिएक्शन, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटू और सबसे प्यारा एल्कीन लेते हैं, आपका फेवरेट इथीन। इथीन का रिएक्शन आपने किससे करवाया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। इथीन का रिएक्शन आपने कराया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 से, तो होगा क्या, आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे आएगा Br और यहां पे आएगा Br। तो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, इसको देखते हैं, है ना। इस रिएक्शन को भी हमने हाइड्रोकार्बन में देखा हुआ है वैसे तो एक बार। हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन की दोनों वैलेंसी, है ना, पूरी हुई, और दोनों कार्बन ने क्या कर लिया, Br2 के साथ बॉन्ड बना लिया। तो इस प्रोसेस से आपका विसिनल डाइब्रोमाइड बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, विसिनल डाइब्रोमाइड बन रहा है। इस चीज को ध्यान रखें, विसिनल डाइब्रोमाइड बन रहा है, विसिनल डाइब्रोमाइड बन रहा है इस प्रोसेस से। आपने इथीन का रिएक्शन किससे करा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 से, और क्या बन रहा है आपका, विसिनल डाइब्रोमाइड बन रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो फॉर्मेशन ऑफ डाइब्रोमाइड हो रहा है, दूसरी बात टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कैसे है, इस चीज पे ध्यान देते हैं। तो देखिए, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या, अनसैचुरेशन का मतलब हुआ या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी कंपाउंड में आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपका क्या होगा, वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा कि Br2 और CCl4 के साथ रिएक्शन पे वो आपका क्या करेगा, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। यानी कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो Br2 और CCl4 का यूज करके हम बता सकते हैं कि वहां डबल बॉन्ड है या नहीं। तो होगा क्या, जो Br2 और CCl4 का कलर होता है आपका रेडिश ब्राउन। क्या होता है आपका, रेडिश ब्राउन। तो होगा क्या कि जब आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, ध्यान देंगे, द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इज कि जब भी हम किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का रिएक्शन Br2 CCl4 से करवाते हैं, तो रेडिश ब्राउन कलर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलरलेस में हो जाता है। लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन नहीं होती। जब भी कोई कंपाउंड सैचुरेटेड होगा तो वो रिएक्शन नहीं देगा ऐसा, ठीक है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अनसैचुरेशन का टेस्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। Br2 और CCl4 का रिएक्शन करवाते हैं, रेडिश ब्राउन कलर आपका क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसका रिएक्शन करवाओ, इस पर्टिकुलर का Br2 CCl4 से करवाओ, तो क्या किसमें कन्वर्ट होगा आपका, इसको भी आप कर लीजिए, इसका भी आप Br2 CCl4 से कराइए, इसका भी आप Br2 CCl4 से करवाइए, इन तीनों का Br2 CCl4 से करवाएंगे। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे और यहाँ पे आपका क्या होगा, ऐसा होगा कि जो आपका रेडिश ब्राउन कलर होगा वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, आपका ये डबल बॉन्ड हटेगा और दोनों जगह क्या लग जाएगा, आपका ब्रोमीन लग जाएगा। दोनों जगह क्या लग जाएगा, आपका ब्रोमीन लग जाएगा। एक मिनट, यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, और ये मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है तो ऐसा। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर आपका कलरलेस में चेंज हो जाएगा। एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका ब्रोमीन है, सॉरी जो आपका बेंजीन है, अगर आप उसका Br2 CCl4 से करवाओगे रिएक्शन, तो चूंकि देखिए यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड खूब सारे हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन में, और ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, और वो ये एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं देंगे। तो बेंजीन नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं देता है, यानी कि ब्रोमीन जो है वो Br2 CCl4 के साथ अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता है। यानी अगर आप Br2 का रिएक्शन बेंजीन से कराओ
है ना, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 का रिएक्शन बेंजीन के साथ कराओ तो जो उसका रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है, ये बिल्कुल डेफिनेट सी बात है। इसके अलावा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन आपने एक और देखा होगा, पढ़ा होगा आपने बेयर्स टेस्ट, है ना, जिसमें हम डाइल्यूट, है ना, डाइल्यूट अल्कलाइन के MnO4 का रिएक्शन करवाते हैं आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए, बेयर्स टेस्ट आपने पहले देखा होगा। तो यहाँ पे एक और जो है टेस्ट था, तो अभी प्रिपरेशन मेथड में और भी बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड बाकी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऑर्गेनिक में बोर हो, ऐसे टॉपिक्स थोड़े से बोरिंग जरूर हो जाते हैं क्योंकि इसमें प्रिपरेशन वगैरह में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो अपने को नोट करना है लेकिन याद सारे रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने प्रिपरेशन सीखा, जिसमें हमने पहले अल्कोहल लिया ROH, उसका रिएक्शन हमने या तो किससे करवाया, ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl से करवाया तो आपका क्या बनेगा, हेलोल्केन बनेगा, या PCl5 से करवाया, PCl3 से करवाया, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन करवाया, या हमने थायरोनिल क्लोराइड से करवाया। उसमें क्या था आपका, जो कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 वाज ए ल्यूकास रिएजेंट, जो हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के डिटेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। जो क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी होती है वो प्राइमरी के केस में आपका बहुत लेट आती है, सेकेंडरी के केस में आप मेरे साथ साथ बोलिए यार, अब लास्ट टाइम में बिल्कुल हम अलविदा कहने वाले हैं तो आप मेरे साथ साथ बोलिए, 5 से 10 मिनट में हमारे सेकेंडरी के केस में आता है, टर्शियरी के केस में तुरंत टर्बिडिटी आ जाती है। उसके अलावा हमने थायरोनिल क्लोराइड के बारे में पढ़ा कि ये रिएक्शन सबसे बेस्ट है अल्केन की प्रिपरेशन के लिए क्योंकि SO2 और HCl दोनों इसके केपेबल गैसेज हैं, वो तुरंत उड़ जाती हैं। पहली चीज तो सेपरेशन के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, दूसरी लीच ट्रेवलियर्स प्रिंसिपल के तहत तो क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। फिर हमने पढ़ा कि भाई हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा मोनोहाइड्रोजनेशन, मोनोहाइड्रोजनेशन में हमने देखा क्लोरीनेशन नॉन सेलेक्टिव होता है, वो सारे sp3 कार्बन्स पे लगता है, और जो आपका क्लोरीन ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन होता है वो सेलेक्टिव होता है, वो टर्शियरी है तो टर्शियरी पे लगेगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी पे लगेगा, और प्राइमरी है तो प्राइमरी पे लगेगा। ठीक है, उसके अलावा आयोडीनेशन में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जो है हमने एक बात और देखा कि सिंपल सी बात है, एक चीज और हम देख सकते हैं कि मान लो हमसे बोला गया, ठीक है, इस पार्ट को चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, अभी हम लेक्चर बाइंड अप कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि भाई जो फ्लोरिनेशन होता है, फ्लोरिनेशन जो है उसमें क्या होता है कि आपका जो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि सारे हाइड्रोजन निकाल के, है ना, हाइड्रोकार्बन को क्या कर देता है, गंजा कर देता है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमने हाइड्रोकार्बन में डिटेल में पढ़ा था, उसमें देखा कि Cl2 का रिएक्शन बेंजीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किसी भी लुईस एसिड का AlCl3 FeBr3, तो आपका क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है आपका, क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, फिर हमने देखा रिएक्शन ऑफ Br2 मतलब अल्केन से कैसे बनाते हैं, Br2CCl4, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी है, इसमें आपका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट का हमने नाम जाना केवल बेयर्स टेस्ट, जो कि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो मैंने ऐसे ही टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में उसका नाम बता दिया। तो गाइस इतनी देर तक मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला पार्ट थोड़ा सा लव होता है ना, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमको करना सारा है। तो होपफुली जो लास्ट आपको असाइनमेंट मिला था SN1 SN2 E1 E2 का, वो आपने किया होगा, बहुत मस्त आपका उसमें मन लगा होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। मिलेंगे जल्दी गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय।